ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे HTML लेआउट। HTML लेआउट क्या होता है? एक ओवरऑल वेबसाइट का लेआउट, किस तरीके से वेबसाइट बनते हैं उसको कहते हैं पूरा HTML का लेआउट। किस तरीके से जो स्ट्रक्चर होगा वेब पेज का उसको। वेबसाइट ऑफ्टन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स। वेबसाइट मल्टीपल कॉलम में जो है वो दिखता है, यानी बहुत सारा उसमें सेक्शंस होता है वेबसाइट में। सिमिलर टू मैगजीन और न्यूज़पेपर। अब आप मैगजीन और न्यूज़पेपर की अगर वेबसाइट देखें, लेट्स से मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ न्यूज़, तो लेट्स से न्यूज़, अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंडिया न्यूज़, तो कोई न्यूज़ चैनल आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ लेट से आ गया, ये इंडिया टुडे। अगर मैं इसके वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो आप गौर से जरा देखें कि यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा कुछ बना है बॉक्स टाइप का, इसको कहते हैं कार्ड। तो ये एक सेक्शन है, और ये देखिए ये सेक्शन पूरा नीचे तक गया, ये एक सेक्शन है। एज यू कैन सी ये कार्ड। अच्छा, राइट साइड पर आप देखिए ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। उसी तरीके से लेफ्ट तरफ में ये एक साइड बार है, ये नेविगेशन बार है। तो पूरा एक वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कॉलम्स और रोज में डिवाइड किया हुआ है। तो यही चीज हमने यहाँ पर बताया है। HTML offers several semantic elements to structure this layout. अब इस लेआउट को, यानी इन जैसे लेआउट्स को nav बार बनाने के लिए, फुटर बनाने के लिए, साइड बार बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, आर्टिकल बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए HTML में ऑलरेडी सिमेंटिक एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसके मदद से आप ये करते हैं। अब सिमेंटिक एलिमेंट्स होते क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे बहुत डिटेल से, पर मैं अभी आपको बता देता हूँ जस्ट ओवरव्यू कि सिमेंटिक एलिमेंट ऐसे HTML के एलिमेंट होते हैं जिनका नाम से ही आपको उनका फीचर या उनका काम, यानी उनका इस्तेमाल पता चल जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि अगर एक सिमेंटिक एलिमेंट का एग्जांपल लूँ तो हेडर एक सिमेंटिक एलिमेंट है, और जैसे ही आप हेडर एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि इसमें हेडर आएगा। सिंपल इज दैट। nav एक सिमेंटिक एलिमेंट है, तो जैसे ही आप nav बोलते हैं, nav का मतलब nav बार, तो आप समझ जाते हैं कि nav बार क्या होता है। nav बार वेबसाइट में जैसे ये है, दिस इज कॉल्ड nav बार, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट, जो टैग ब्राउजर को और वेबसाइट को और खुद डेवलपर को भी उसका मतलब बता देता है कि इसमें क्या कंटेंट आने वाला है। और नॉन सिमेंटिक का मतलब जो जर्नल होता है, जैसे कि पी हो गया, डिव हो गया, जिसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है। यानी हेडर का एक काम बेसिक है कि इसमें हेडर आएगा, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक इस्तेमाल नहीं है। आप हेडर को फुटर नहीं बना सकते, बनाने के लिए तो बना सकते हैं बट उसका इस्तेमाल ऐसे होता नहीं है, ठीक है। डिव क्या है? डिव एक जर्नल चीज है। डिव कोई स्पेसिफिक खास काम के लिए HTML में नहीं बना, लेकिन नैव, हेडर, ये सब एक खास काम के लिए बना, along with CSS technique to achieve the desired arrangement, ठीक है। तो बेसिकली वेबसाइट, पूरा एक वेबसाइट जब आप बनाते हैं उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं। इन सब कॉलम्स और सेक्शंस को HTML के सिमेंटिक एलिमेंट के थ्रू और उसमें CSS का इस्तेमाल करके जैसे चाहे आप अपने वेबसाइट का लुक को अचीव कर सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिमेंटिक एलिमेंट हम लोग आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। HTML5 सिमेंटिक लेआउट एलिमेंट। HTML5 introduced semantic element to define the various part of web page layout. HTML का बहुत सारा वर्जन हम लोग को पता है, तो HTML5 में semantic element एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके थ्रू बहुत सा सिमेंटिक टैग्स होता है जिनका नाम से ही पता चलता है उसमें क्या कंटेंट देना है। तो जैसे कि वेबसाइट में फुटर एक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना वेबसाइट दोबारा से ओपन कर दूं, नॉट मेरा, न्यूज वेबसाइट, तो अब देखिए नीचे में ये आपको दिख रहा है, ये इंडिया टुडे के बाद ये जो पूरा दिख रहा है आपको ना, ये इसको बोलते हैं फुटर। तो ये फुटर एक फुटर टैग के अंदर ही लिखा होगा। इसको आप डिव टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, बट तरीका सही नहीं है। तरीका यही सही है कि HTML ने आपको एक अलग से एलिमेंट दिया है जिसका नाम फुटर है, तो इसको उसके अंदर ही लिखना चाहिए। और इस वेबसाइट में भी यही इस्तेमाल हुआ होगा। मैं आपको अगर इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे ये फुटर के अंदर ही लिखा होगा। लेट से मैं यहाँ पर जाके अगर क्लिक कर दूं ना, तो अब देखिए ये दिख रहा है आपको फुटर क्लास, ये फुटर के अंदर ही पूरा सेक्शंस बना पड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस वेबसाइट में जाके दिखाऊं, तो लेट्स से यहाँ पर अगर मैं, ये देखिए यहाँ पर हेडर टैग का इस्तेमाल भी हुआ है, ठीक है। तो हेडर टैग कौन सा है? अगर मैं ऊपर करूँ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, सर्च टीवी इंडिया टुडे, और ये हेडर टैग के अंदर डाला हुआ है। तो ये हेडर टैग क्या, एक सिमेंटिक एलिमेंट है जो आपके वेबसाइट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत से एलिमेंट HTML5 प्रोवाइड करता है जिससे आप अपना पूरा वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। दीज एलिमेंट्स प्रोवाइड मीनिंग टू द पेज स्ट्रक्चर। ये जितने भी एलिमेंट है ये एक मतलब देते हैं पेज स्ट्रक्चर को, जैसे कि हेडर है, फुटर है, nav बार है, मेकिंग इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड बाय बोथ ब्राउजर एंड डेवलपर। और ये आसान होता है, यानी एक div टैग में अगर कोई nav बार बना रहा है तो जरूरी नहीं है कि nav बार ही div टैग में बनता हो, div में कुछ और भी बना सकते हैं आप। लेकिन जब nav टैग इस्तेमाल हो रहा है तो पता होगा डेवलपर और ब्राउजर दोनों को कि भैया nav टैग इस्तेमाल किया है तो nav बार ही बनाया होगा, फुटर टैग इस्तेमाल किया है तो वेबसाइट का फुटर ही बनाया होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक टैग है और div जर्नल टैग है।
Here are the most important HTML5 semantic element. Most important HTML5 semantic element यहाँ पर है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, semantic elements और उसके डिटेल को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडर, हेडर डिफाइंस अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। किसी डॉक्यूमेंट या किसी सेक्शन के लिए हेडर को आप इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी डॉक्यूमेंट या किसी फंक्शन के हेडर देने के लिए आप हेडर टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है नैव, डिफाइंड अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक। नेविगेशन लिंक्स आप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मेन्यू भी हम लोग कहते हैं। सेक्शन, डिफाइन अ सेक्शन विद इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में आप सेक्शंस डालने के लिए भी करते हैं। आर्टिकल, डिफाइन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट लाइक अ ब्लॉग पोस्ट, यानी एक सेल्फ कंटेंट और इंडिपेंडेंट बॉक्स रहेगा, वो होगा सेक्शन, वो होगा आर्टिकल, ठीक है। असाइड, डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द मेन कंटेंट लाइक साइड बार। फुटर, डिफाइन अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट ऑन अ सेक्शन। फुटर जैसे हम लोग देखा वेबसाइट के सबसे नीचे रहता है। डिटेल, डिफाइंस एडिशनल डिटेल दैट द यूजर कैन ओपन और क्लोज ऑन डिमांड। अब देखिए डिटेल क्या होता है, डिटेल एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जिसको क्लोज और ओपन किया जाता है, यानी जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगा, उस पर दोबारा क्लिक करेंगे वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। समरी, ये समरी चैप्टर का समरी नहीं है, समरी एक टैग एलिमेंट है। डिफाइंड अ हेडिंग फॉर अ डिटेल एलिमेंट, यानी डिटेल एलिमेंट के लिए हेडिंग बताता है। एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट लेआउट, तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं सिमेंटिक एलिमेंट लेआउट का। यहाँ पर हमने हेडर, यहाँ नैव बार, यहाँ सेक्शन, यहाँ फुटर, ये चारों का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं चारों का एग्जाम्पल पहले यहाँ तो उठा लेता हूँ सीधा। उसके बाद जब मैं इसको कोड में इम्प्लीमेंट करूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले index.html फाइल बनाऊंगा एज यूजुअल, और मैंने कुछ गड़बड़ किया है, हाँ एग्जैक्टली मैंने गड़बड़ किया है। HTML होगा यहाँ पर एक्सटेंशन, और उसके बाद मैं यहाँ पर एमिट की मदद से बॉयलर प्लेट को बुलाकर, नॉट बुलाकर, लिख कर, और इस पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव। अब अगर मैं अपना वेबसाइट को ओपन करूँ लाइव सर्वर के थ्रू, सो एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट्स लुक्स। अब इसको डिकोड करते हैं, थोड़ा बड़ा है तो मेरा स्क्रीन काफी बड़ा है, ये 100 पिक्सल है, ठीक है। ये ओरिजिनल मेरा 100 पिक्सल में, तो मैं उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, लाइक 150, दैट्स इट। अब इसको डिकोड करते हैं। डिकोड अगर करेंगे तो ये हेडर टैग है। हेडर टैग में मैंने क्या इस्तेमाल किया, सिटी इस्तेमाल किया। एज यू कैन सी हेडर टैग में हमने सिटी इस्तेमाल किया। उसके बाद यानी हमने अपने वेबसाइट में ये हेडर डिफाइन किया कि भैया हमें सिटीज, सिटीज हमारा हेडर है। हेडर टैग के अंदर हमने H1 डिफाइन किया। हेडर टैग में हेडर लिखते हैं और हेडिंग्स के लिए H1 से H6 तक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने नैव बार बनाया। नैव बार में मैंने क्या किया, यानी नेविगेट करवाना है, तो मैंने यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, उसमें लंदन, पेरिस और टोक्यो ये डाला। ये है हमारा नैव बार, यानी ये नैव लिंक एक्चुअली में होगा। यहाँ पर मैंने एंकर टैग नहीं डाला, इस वजह से ये नैव लिंक नहीं है, बट नैव बार बनता ऐसे ही है। इसके बाद हमने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल बनाया, और आर्टिकल में हमने लिखा लंदन, लंदन इज अ कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं ये इस तरीके से, और फिर एंड में मैंने फुटर बनाया। तो अगर 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 मैं इसको ऐसे करूँ ना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं यहाँ पर जाके स्टाइल टैग लिखता हूँ, और उसके बाद मैं हेडर्स को टारगेट करके मैं करता हूँ सॉरी नॉट 2 पिक्सल, बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक हो गया। और मैं बिल्कुल इसी तरीके से हेडर के साथ साथ मैं देता हूँ नैव में भी, ठीक है। मैंने नैव में दे दिया इसको, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं सेक्शन में भी इसको दूंगा, ठीक हो गया। और इसी तरीके से मैं कहाँ पर दूंगा, हमारा फुटर, फुटर पे भी मैं इसको दूंगा, ठीक हो गया। तो अब मैं ऐसे कॉपी करूंगा सिंपल सा इस तरीके से, सिंपल सा इस तरीके से, सिंपल सा इस तरीके से, और मैं कंट्रोल सेव कर दूंगा। अब अगर वेबसाइट में जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ, ओ अच्छा अच्छा, 2 पिक्सल पे मैंने स्पेस दे दिया, जो कि स्पेस होगा नहीं, माय बैड। तो ये इस तरीके से होगा, राइट। तो अब आई होप रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, अब ये रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा ये सट सट गया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सब में थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग दे देता हूँ। तो मैं मार्जिन देता हूँ, नॉट पैडिंग देता हूँ। मार्जिन क्योंकि बॉर्डर के बाहर होता है। अच्छा ये तो सीएसएस का पार्ट है, हम लोग सीएसएस में बात करें कि मार्जिन पॉडिंग, पॉडिंग नॉट पॉडिंग, इट्स अ पैडिंग में क्या फर्क होता है। तो लेट्स से मैं 10 पिक्सल देता हूँ, इज मोर देन इनफ रिफ्लेक्ट करवाने के लिए जो चेंजेस मैंने किया है उसमें, और दैट्स इट। अब मैं अगर सेव करूंगा तो अब आप देखिए, यस। तो अब आप देख रहे हैं ये अलग अलग सेक्शन बन क्या है, ये हेडर सेक्शन है, ये अच्छा मैं लिख भी देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। हेडर सेक्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज हेडर, दिस इज हेडर, ठीक है। मैं इसी तरीके से क्या करता हूँ कि यहाँ पर एल के अंदर एक और एल बना लेता हूँ, बल्कि एल क्यों, मैं इसमें H1 लेता हूँ ना सीधा, बल्कि नहीं एल लेते हैं,
और LI के अंदर लेते हैं एक H2, उसके अंदर लिखता हूँ दिस इज nav bar। ठीक हो गया। इसी तरीके से सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर आर्टिकल के अंदर लेता हूँ, लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज आर्टिकल इन द सेक्शन। ठीक हो गया। और बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज फुटर। ठीक है। अब अगर मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ ना, तो अब आप देखिए दिस इज हेडर, ये पूरा जो आपको कंटेनर दिख रहा है ना, ये बॉक्स, ये हेडर वाला पार्ट है, इस पे nav बार है, इस पे आर्टिकल है और इस पे फुटर है। ठीक है। तो अब देखिए ये 4-5 चीजों से ही पूरा वेबसाइट बनता है एक्चुअली में। हर वेबसाइट में ऐसे कुछ चीज आपको दिखेंगे। तो दिस दिस इज हाउ वेबसाइट का लेआउट बनता है। नो दिस इज नॉट लुक्स लाइक अ रियल वेबसाइट, बट क्योंकि हमने अभी CSS अप्लाई नहीं किया, इसमें कुछ कंटेंट नहीं है हमारा, इस वजह से ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली में वेबसाइट में ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है। कंटेंट, और अगर CSS में इसमें डालूंगा तो ये फिर एक वेबसाइट के लुक पे आ जाएगा। ठीक है। ओके। These semantic elements make the layout easier to structure and enhance accessibility of SEO, search engine optimization। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सिमेंटिक टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सिमेंटिक टैग के बारे में देखा कि सिमेंटिक टैग ब्राउजर्स को और डेवलपर्स को मीनिंगफुल एलिमेंट का नाम बताता है कि इसमें क्या होगा। तो जब ब्राउजर को बता रहा है, इसका मतलब ब्राउजर के थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी सर्च इंजन में भी जाएगा, उसके थ्रू आपका एसईओ बेटर होता है। ठीक है। एसईओ होता है बेसिकली। HTML layout techniques. To create a multi-column layout, there are several techniques that can be used, each with its own benefit and limitation. The most popular method are CSS framework, float property, flexbox and grid। यानी जब आप मल्टीपल कॉलम्स बनाना चाहे, मल्टीपल बॉक्सेस बनाना चाहे, मल्टीपल रोज, जैसे कि एक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। लेट्स कंसिडर दिस इज आवर वेबसाइट। ठीक है। लेट्स कंसिडर दिस इज आवर वेबसाइट, और मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या है कि देखिए, अब इसके अंदर, अच्छा मैं इसके बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ। ठीक हो गया। ये हमारा एक वेबसाइट है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि, हाँ दैट्स इट। अब देखिए ये एक हमारा वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास बहुत सा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होता है। लेट्स से हमारे पास एक सेक्शन होगा nav बार का, दिस इज अ nav बार सेक्शन। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक सेक्शन होगा फुटर का, दिस इज अ फुटर सेक्शन। इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है एक साइड बार का सेक्शन हो, इस तरीके से साइड बार का सेक्शन हो। इस तरीके से हमारे पास हो सकता है एक मेन कंटेंट हो, मेन कंटेंट यानी जो दिखेगा बंदों को, ये हो। इसी तरीके हो सकता है हमारे पास एड्स के लिए कंटेंट हो। ठीक है। एड्स के लिए हमें पता है कि ब्लॉगर और डिफरेंट वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो इस तरीके से कोना में एड्स चलते रहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए ये एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें लिखूं हेडर, हेडर, ठीक है, ये हेडर है। जस्ट मैं एक लेआउट करता हूँ आपको ताकि समझ में आए, और इसी को मैं यहाँ से उठा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड बार। ठीक है। ये साइड बार हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको उठा के लिख देता हूँ वेबसाइट कंटेंट। ठीक हो गया। इसमें वेबसाइट का कंटेंट आ गया मेन, ये हो गया वेबसाइट कंटेंट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इसको लेके इसके अंदर डाल दूँ और इसको थोड़ा सा छोटा ऐसे कर दूँ, तो इस पे क्या हो गया, एड्स। ठीक हो गया, एड्स। इस तरीके से मैं इसको यहाँ से लेके एड्स कर देता हूँ। एंड ये क्या हो गया, ये हो गया फुटर। ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से एक पूरा वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। दिस इज हाउ एक वेबसाइट पूरा प्रॉपर बनता है। उसमें एक हेडर होगा, साइड बार होगा। अच्छा इससे ज्यादा फीचर्स भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको और लंबा कर दूं, इसको और लंबा कर दूं, लेट से अगर ये फुटर यहाँ ना होता, इसको लंबा कर दूं, ये ऐसा ना होता। ठीक है। इसको मैं ऐसे लंबा कर दूं, ठीक हो गया। ये, सॉरी, ये और ये। ठीक है। तो यहाँ पर एक और हो सकता था, यहाँ पर एक और हो सकता था, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, लेट से मैं थोड़ा सा इसको वापस से रिक्रिएट कर रहा हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि बहुत से मॉडर्न वेबसाइट इस स्टाइल पे भी होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से मैं जस्ट इसको थोड़ा सा ना आपके लिए मैं करता हूँ, एंड इट इज रियली रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एक्चुअल हाउ वेबसाइट वर्क्स, क्रिएट बेसिकली। अब देखिए ये क्या होगा, ये एक सेक्शन होगा। अब इसको क्या मॉडर्न वेबसाइट में इसको क्या कहते हैं, हीरो सेक्शन।
ये एक हीरो सेक्शन मॉडर्न वेबसाइट में कर देते हैं, यानी यहाँ पर एक्चुअल कंटेंट नहीं होता, कंटेंट के बारे में होता है, कंटेंट नहीं होता। यानी एक एक्चुअल कंटेंट का मतलब मान लीजिए अगर वेबसाइट बना रहे हैं आप सोशल मीडिया का या फ्लिपकार्ट में, तो यहाँ पर एक्चुअली में प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते आप। यहाँ पर हीरो सेक्शन होता है जिसमें आप हुक करते हैं यूजर को। जैसे ही यूजर पेज में लैंड करता है ना, पहला आप उसको ऐसा चीज हीरो सेक्शन में दिखाते हैं कि वो मतलब स्टिक हो जाता है आपकी वेबसाइट में, उसको अट्रैक्ट करना, उसको कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बटन डालते हैं, एक बटन डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, बटन सीटीए बटन डालते हैं हम लोग। अब ये सीटीए बटन क्या होता है, ये सब हम लोग जब डिजाइनिंग पे आगे काम करेंगे तो हम लोग देख के समझ जाएंगे, देखेंगे क्या होता है ये सीटीए वगैरह। ये फिर यहाँ पर एक नॉर्मली डाला जाता है बटन, किस लिए डाला जाता है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए डाला जाता है। ठीक है, इन्फो। तो इस तरीके से एक्चुअल में एक वेबसाइट काम करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक्चुअली में एक वेबसाइट का पूरा लेआउट इस तरीके से। अच्छा, ये और लंबा हो सकता है, यहाँ पर एक फीचर सेक्शन हो सकता है, यहाँ पर टेस्टिमोनियल, नीचे नीचे टेस्टिमोनियल हो सकता है फोटो से ऊपर। देयर इज अ लॉट, बट अब पूरा तो मैं यहाँ पर बना नहीं सकता ना, आपके लिए काफी टाइम लग जाएगा। बट एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस तरीके से एक वेबसाइट बनता है, और इस वजह से हम लोग लेआउट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में वेबसाइट हमें इस स्ट्रक्चर में बनाना है। अब तक हमने जो भी पढ़ा था ना, वो रॉ डेटा पढ़ा था, यानी वो रॉ मटेरियल पढ़ा था। लेट्स से अगर कोई बंदा एक फरारी F1 कार बना रहा है, तो बनता तो वो रॉ मटेरियल से ही है ना। एक एक यहाँ तक के वो बनता, अगर आप पूरा रॉ मटेरियल में जाए तो इंजन का एक एक पार्ट अलग अलग होता है। पहले इंजन का पार्ट्स को बनाया जाता है, तो इंजन रेडी है, फिर इंजन को कार के साथ असेंबल किया जाएगा। एक सिंपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ टायर का, लेट्स से आप साइकिल का टायर का एग्जांपल ले ले, तो साइकिल का टायर को अगर आप पूरा रॉ मटेरियल में देखें ना, तो उसमें जितने भी जो रिंग्स होते हैं, टायर होते हैं, उसका हर एक चीज अगर आप खोल दे तो वो बिल्कुल रॉ मटेरियल हो गया। जब वो प्रॉपर मटेरियल को आप अटैच करते हैं ना एक जगह, तब जाके वो एक चक्का बनता है। और फिर वो चक्का भी खुद में कुछ नहीं कर सकता, साइकिल के साथ फिर उस चक्के को अटैच किया जाता है। समझ रहे, तो रॉ मटेरियल को लेकर एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया जाता है, एक छोटा सा पार्ट यानी चक्का बनाया जाता है, या हैंडल बनाया जा रहा है, या सीट बनाया जा रहा है। फिर उसको एक्चुअल चीज में अटैच किया जा रहा है कि बंदा यूजर इस्तेमाल करे। तो हमारे केस में वो जो छोटा काम था ना कि सीट, लेट से मेरा मुझे साइकिल में अगर सीट बनाना है, तो मैं सीट बैठ के तो खुद नहीं बनाऊंगा ना, चमड़ा काट के अब मैं सीट बनाने बैठ जाऊँ, नहीं, मैं सीट खरीदता हूँ, साइकिल में लगा देता हूँ। ठीक है, अब वो लगाने वाला काम चलो साइकिल का मैकेनिक करेगा, मैं सीट लगा देता हूँ। अब मैकेनिक भी सीट नहीं बनाता, वो कभी मैकेनिक भी जाके मार्केट से सीट खरीद के लेके आता है। या मान ले अगर चेन है, चेन साइकिल में चेन रहता है, तो वो चेन को खुद मैकेनिक बनाता नहीं है बैठ के, चेन को पूरा बनाता, क्रिएट नहीं करता वो बैठ के, चेन मार्केट से खरीद के लाता है और उसको अपने हिसाब से यानी साइकिल के हिसाब से वो उसको फिट कर सकता है। ठीक है, चेन अगर कट करना हो, साइकिल जो लोग चलाते हैं उनको पता होगा कि चेन वगैरह कट करना हो, या बाइक में भी होता है, तो वो सब जो है वो रॉ मटेरियल मैकेनिक्स उसको बनाते नहीं है, बनाने वाला उसका कोई और है। यानी आपने किसी मैकेनिक को नहीं देखा होगा बैठ के वो चेन बना रहा हो, तो वो एक डिफरेंट चीज है, वो कहीं और से होके आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से चेन बन के आया, रॉ मटेरियल से एक व्हील बन के आया, एक सीट बन के आया, एक स्ट्रक्चर बन के आया, उसके बाद फिर उसको वहां से वो डिजाइनिंग एंड ऑल प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग एज अ डेवलपर, हम लोग को हेडर टैग नहीं बनाना है, यानी क्योंकि हेडर टैग में जाहिर सी बात है, हेडर टैग में हेडर लिखा जाता है, ये भी तो कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा ना, ये भी तो क्रिएट करना पड़ता है ना कि हेडर टैग में हेडर ही लिखा जाएगा, फुटर नहीं लिखा जाएगा। तो ये भी तो रूल कहीं से तो आया होगा, किसी ने तो लिखा होगा। तो इसको बोलते हैं कि हेड टैग का रॉ मटेरियल। हम लोग ये काम नहीं करते, ये काम हम लोग नहीं करते, एचटीएमएल ही हम लोग के लिए करके देता है। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि हेड एक रॉ मटेरियल है, सेक्शन एक रॉ मटेरियल है, एंकर टैग एक रॉ मटेरियल है, डिव एक रॉ मटेरियल है। अब उन रॉ मटेरियल्स को ऐड करके वेबसाइट कैसा बनाना है, बात समझ में आया आपको। यानी हमारे पास छोटा छोटा मटेरियल मौजूद है, एकदम स्क्रैच से हमें नहीं बनाना पड़ रहा, हमें खुद का अपना एंकर टैग बनाकर फिर उसको काम नहीं करना है। हमारे पास छोटा छोटा हर काम के लिए एक टैग्स है, एक एलिमेंट है, बस अब हम लोग को उनको जोड़ के उनको असेंबल करके वेबसाइट बनाना है। ठीक हो गया, ओके। अब ये काम करने के लिए, ये जो अभी हमने बताया वेबसाइट का पूरा लेआउट बनाने के लिए, इसके लिए फेमस चार होता है। कोई होता है, एक होता है सीएसएस फ्रेमवर्क्स, कि आप सीएसएस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में होता है, और हम लोग खुद फ्यूचर में सीएसएस फ्रेमवर्क सीखेंगे और उसी के मदद से बनाएंगे, क्योंकि ये वेबसाइट को 10x फास्टर बना देता है, यानी वेबसाइट को फास्टर नहीं बनाता है, डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्टर बना देता है। ठीक है, इसके बाद होता है फ्लोट प्रॉपर्टी, जो कि कोई इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, मतलब कोई करता होगा आई डोंट नो, बट कोई इस्तेमाल इसका नहीं करता है। एक होता है फ्लेक्स बॉक्स और एक होता है ग्रिड। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड ये आप रॉ सीएसएस जब यूज करते हैं तो आप इसके मदद से करते हैं। मैं ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स दोनों सेम, यानी देखिए चारों से सेम काम अचीव होता है, लेकिन फ्रेमवर्क जो होता है उसमें आपको एक्चुअल सीएसएस नहीं लिखना होता, वो आसान होता है, और फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में आपको एक्चुअल सीएसएस लिखना पड़ता है। तो एक्चुअल सीएसएस लिखने के लिए आप ग्रिड या फ्लेक्स बॉक्स दोनों में से किसी एक को भी अगर जान जाते हैं, आप प्रॉपर वेबसाइट बना लीजिए। ठीक है, दोनों जान जाए बहुत बढ़िया बात है, हम लोग दोनों पढ़ेंगे, डोंट वरी।
मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं अगर रॉ सीएसएस में वेबसाइट बनाता हूं तो मैं फ्लेक्सबॉक्स का ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, ग्रिड का बहुत कम करता हूं। लेकिन मैं आपको दोनों सिखा दूंगा जो आपको सही लगे। जब आप रॉ तरीके से बनाए तो आप चूज कर ले, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं आप, इट्स ऑल अप टू यू। और जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हम लोग फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फ्रेमवर्क्स में दो सबसे फेमस फ्रेमवर्क्स है, एक है बूटस्ट्रैप, एक है टेलविंड। तो देखते हैं फ्यूचर में दोनों में से क्या करते हैं, बट एक फ्रेमवर्क तो हम लोग को उठाना है, क्योंकि हमारा असल गोल क्या है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट नहीं है, मर्न स्टैक डेवलपमेंट है। और मर्न स्टैक में फ्रंट एंड का पूरा टेक आता है, जिसमें से एक फ्रेमवर्क आएगा जावास्क्रिप्ट का भी और एक फ्रेमवर्क आएगा स्टाइल का सीएसएस का भी, ठीक है। तो अब इन फ्रेमवर्क्स के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। सीएसएस फ्रेमवर्क लाइक W3, अब W3 स्कूल भी एक बहुत फेमस वेबसाइट है, उनका भी अपना एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है। यानी उनका अपना एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है। और बूटस्ट्रैप ऑफर प्री डिफाइंड क्लासेज एंड लेआउट्स, यानी प्री डिफाइंड क्लास। अब हम लोग को ये पता चल गया क्लास क्या होता है, क्लास की मदद से हम लोग टारगेट करते हैं सीएसएस को। तो वहां पर क्या होता है, प्री डिफाइंड क्लास मिलता है, यानी वहां पर लिखा हुआ रहेगा PT10। तो जैसे ही आप क्लास में PT लिखते हैं तो खुद ब खुद आपके कंटेंट में P का मतलब पैडिंग, T का मतलब टॉप और -10 का मतलब 10 पिक्सल्स लग जाएगा, ठीक है। अलाउइंग डेवलपर टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स लेआउट क्विकली एंड इजीली, ठीक है। सीएसएस के फ्रेमवर्क से डेवलपर जो है आसानी से और इजीली कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को बना सकता है। यूजिंग अ फ्रेमवर्क इज इफेक्टिव फॉर रैपिड डेवलपमेंट एज दे प्रोवाइड रिस्पॉन्सिव ग्रिड एंड प्री स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट। और ये जो फ्रेमवर्क होता है इनका ये खासियत होता है कि ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी होते हैं, यानी मोबाइल फ्रेंडली भी होते हैं। दूसरा होता है सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी, यानी फ्लोट लेआउट। सीएसएस फ्लोट इज वन ऑफ द ओल्डर मेथड, ये सबसे ओल्डर इसीलिए ये इस्तेमाल नहीं होता, ओल्डर मेथड है, ठीक है। ओल्डर मेथड यूज टू क्रिएट वेब लेआउट। इट्स अलाउ यू टू फ्लोट एलिमेंट टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर के राइट या लेफ्ट में आपको लेआउट ये लाके देता है। However, the float layout can make the document flow tricky and less flexible, यानी लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल उतना नहीं होता। एग्जाम्पल सीएसएस फ्लोट लेआउट का, तो ये इस तरीके से फ्लोट लेआउट बनता है कि आप एक क्लास दे, कंटेनर दे और इसमें स्टाइल को फ्लोट दे दे और लेफ्ट दे दे। तो लेट्स से अगर मैं इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर एक HR डालने के बाद और अपने वेबसाइट में जाऊंगा, सॉरी दिस इज नॉट अ वेबसाइट। तब आप देखिए ये फ्लोट हो गया ना, ये लंदन यहाँ आ गया, पेरिस यहाँ आ गया, टोक्यो यहाँ आ गया, ठीक है। राइट तरफ फ्लोट कर दिया यानी पैरेलल, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोट काम करता है, बट हमें फ्लोट नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। फुटर कंटेंट, ठीक है। अच्छा फुटर भी वहां पर डालना था। अच्छा फ्लेक्स बॉक्स सबसे ज्यादा यूज होता है, मैं पर्सनली सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड दोनों इस्तेमाल होता है, मैं पर्सनली फ्लेक्स बॉक्स को सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। CSS Flexbox is a modern technique for creating flexible responsive layout, ये सबसे मॉडर्न टेक्निक है। It ensures that elements are arranged predictable even on device with varying screen size, यानी फ्लेक्स बॉक्स की वजह से जब वेबसाइट बनाते हैं ना तो डिफरेंट स्क्रीन साइज हाइट विड्थ में भी ये प्रॉपर काम करता है, ये प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। यानी ये अंदाजा लगा के ठीक वेबसाइट को दिखाता है। फ्लेक्स बॉक्स excels at distributing space within container and aligning item in the flexible manner, ठीक है। ये कंटेनर के साथ काम करता है और कुछ स्पेस कंटेनर में इस तरीके से अलाइन करता है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। क्या मतलब इसका समझते हैं, ये फ्लेक्स बॉक्स की मदद से किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये चीज हुआ था, अभी सेम काम मैं फ्लेक्स बॉक्स की मदद से कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अच्छा मुझे उसको हटाना पड़ेगा वरना वो एक दूसरे को प्रॉपर्टी को ओवरराइट करेगा और गड़बड़ होगा, ठीक है। तो मैंने फ्लोट वाला हटा दिया, अब हमारे पास सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स है। तो अब आप देखिए ये हो गया फ्लेक्स। अब आप कहेंगे यार इससे अच्छा तो फ्लोट ही था, फ्लेक्स तो बड़ा ही बेकार सा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ्लेक्स का पावर आपको पता नहीं है। फ्लेक्स अगर अभी मैं थोड़ा सा पावर फ्लेक्स का दिखाई दूँ, लेट्स से फ्लेक्स का थोड़ा सा अगर मैं आपको झलक दिखा दूँ, नॉट दिस लाइन, नॉट सेंटर, मैं करता हूँ स्पेस आ रहा हूँ। तो अब आप देखिए, अब इसने खुद ब खुद लास्ट का स्पेस को बराबर किया और बीच का स्पेस को बराबर किया, ठीक है, बराबर किया। ये हम लोग सीएसएस में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, फ्लेक्स बॉक्स टेंशन में वीडियो ना ले, तो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद ग्रिड आता है, सीएसएस ग्रिड। तो सीएसएस ग्रिड इज एन अनदर मॉडर्न लेआउट सिस्टम डिजाइन टू क्रिएट ग्रिड बेस्ड लेआउट। इट प्रोवाइड कंट्रोल ओवर बोथ द रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। ग्रिड सिस्टम में आप क्या करते हैं कि ये भी एक मॉडर्न तरीका है, इसलिए मैंने कहा कि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड ही इस्तेमाल होता है जब आप रॉ सीएसएस लिखते हैं, ठीक है।
इससे आपका रोज और कॉलम दोनों के ऊपर आपका पूरा कमांड होता है। आप जितने मर्जी रो बना सकते हैं, जितने मर्जी कॉलम्स लग सकते हैं। ये हम लोग ग्रिड पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे। सीएसएस ग्रिड इज आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स टू डायमेंशनल लेआउट। जितना भी टू डायमेंशनल लेआउट है उसके लिए ये आइडियल है, यानी ये इस्तेमाल होता है। चैप्टर समरी। HTML5 introduce semantic layout elements such as header, nav, section, article, aside and footer. There are multiple way to create multi-column layout in HTML. ये भी हमने देखा। CSS framework, fast development with pre-built responsive grid, जैसे कि Bootstrap, ठीक है, ये भी हमने देखा। CSS float, an older technique but still commonly used for basic layout। हालांकि commonly used for basic layout का मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनल वेबसाइट में आपको ये देखने को मिलेगा। commonly use का मतलब ये है कि एज अ बिगिनिंग फेज में, या फिर commonly use का मतलब होता है टेस्टिंग में आप ये कर सकते हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट में शायद ही आपको ये मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि फ्लोट भी इस्तेमाल हुआ है, फ्लेक्स बॉक्स भी हुआ है किसी रीजन से, दैट्स डिफरेंट। पूरा का पूरा फ्लोट से बना ये तो बहुत, यानी बहुत डिफिकल्ट है ढूंढना। अच्छा, CSS फ्लेक्स बॉक्स ग्रेट फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव फ्लेक्सिबल लेआउट। ये हम लोग को पता है कि फ्लेक्स बॉक्स वन ऑफ द बेस्ट है। ग्रिड पावरफुल फॉर क्रिएटिंग ग्रिड बेस्ड लेआउट विद कॉम्प्लेक्स रो एंड कॉलम। देखिए, जब आपको कॉम्प्लेक्स रोज और कॉलम्स में खेलना हो ना, फिर ग्रिड अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाना है जिसमें रोज कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप फ्लेक्स बॉक्स में जाते हैं, ठीक है। ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट में कंटेंट कैसा रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट HTML लेआउट। तो आपको HTML लेआउट, अब आप क्योंकि HTML हमारा खत्म होने को आ रहा है, तो इस वजह से हम लोग HTML का लेआउट को समझ रहे हैं कि किस तरीके से एक पूरा वेब पेज का लेआउट आता है, क्योंकि आगे जाके वेबसाइट ही तो बनाना है हम लोग।